हेलो, नमस्कार। मैं अनिल कुमार सोनी। आपका जो नेक्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। आज ये अप्रोक्स लास्ट वीडियो है, इसमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा अपना। कल अपन ने वीडियो में बात करी थी, यहाँ पे आके अपन ने छोड़ा था इकोनॉमिक एनालिसिस पे कि भैया इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है। देखो, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करें, दो तरह का इकोनॉमिक एनालिसिस होता है। एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब बोलना चाह रहा है कोई भी अगर फैक्ट कि भैया कोई बात सही है, फैक्ट है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है, उस पे अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है। भैया आपने लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये एक फैक्ट बात है। तो जब कभी भी फैक्ट की बात करता है तो इसका मतलब वो क्या बात करना चाह रहा है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करना चाह रहा है। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस बोलते हैं उसमें, जहां पे कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात भी होती है। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात भी करी जाती है। तो इसमें पढ़ लेते हैं, ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट। भैया इकोनॉमिक एनालिसिस में अपन बात करते हैं ऐसा एनालिसिस जो किस चीज पे बेस्ड हो, डेटा एंड फैक्ट पर बेस्ड होता है। एक दूसरी बात है व्हाट इज एक्चुअली या व्हाट एक्चुअली इज, इस बात के ऊपर बात करता है भैया वास्तव में रियल में क्या है। अगर कोई भी चीज का मतलब है कि रियल में कुछ हो रहा है, वो चीज क्या है, फैक्ट है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सीधी सी बात है क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। ये बात एकदम फैक्ट है। तो ये जो बात करता है इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस बात करते हैं। फिर बोल रहा है और क्या इससे रिलेटेड, डील्स विद हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म आर फंक्शंस, कि भैया डिफरेंट मैकेनिज्म कैसे फंक्शन कर रहे हैं। मतलब आपकी इकोनॉमी में जो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज थी, उन स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के लिए आपका डिमांड एंड सप्लाई का जो सिस्टम होता है, एक इनविजिबल हैंड के थ्रू बात करना चाह रहा है। इनविजिबल हैंड के थ्रू जो फंक्शन है, वो जो मैकेनिज्म है, वो किस तरह से काम कर रहा है। इसका मतलब ये बात बोलना चाह रहा है कि इकोनॉमी में अगर कोई प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू अपन प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं, तो एक इकोनॉमी में इनविजिबल हैंड होता है। इनविजिबल हैंड का मतलब होता है जो आपकी इकोनॉमी को क्या रखता है, इक्विलिब्रियम में रखता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशंस आने की कुछ होती है तो वो क्या करता है, इसको रिसोर्ट कर देता है, वापस उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेके आ जाता है। उसको इनविजिबल हैंड बोला जाता है। तो वो किस तरह से काम कर रहा है, इसका मतलब सही बात है भैया, फैक्ट है। अगर इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ गई तो उसको सही करने का काम। तो आपसे अगर ये लाइन बोली जाए, अगर आपसे ये लाइन बोली जाए कौन सी, डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन, हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन, तो ये जो लाइन है वो किससे रिलेटेड है, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस से। 2023 का पेपर है, आप उसमें उठा के देखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में। ये जरूर से आप ध्यान रखें, हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है तो कौन सा इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करेंगे। तो कुल मिला के अपन ने डेटा, फैक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की ये कहां पे बात करी है, ये सारी बात अपन ने कहां पे करी है, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में बात करी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस की। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है, देखो भैया, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो फैक्ट या डेटा पे बात नहीं करता है, वो ओपिनियन पे बात करता है, वैल्यू जजमेंट पास करता है, वो राय देने का काम करता है। राय या ओपिनियन, देखो इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड जजमेंट। ओपिनियन एंड जजमेंट पे बात करता है। इसका मतलब ये आपको सजेशन देता है, इसका जो नेचर होता है वो सजेशन देना होता है। ये सजेशन पे बेस्ड होता है भैया, ये सजेशन पे बेस्ड होता है।
वो किस पे बेस्ड था? डेटा एंड फैक्ट पे बेस्ड था। ये आपको सजेशन देता है, ये बोलता है यू शुड, आपको कर लेना चाहिए ऐसा। देखो ये रहा, स्टडीज व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, एक वर्ड आता है भैया, ऑट टू बी या शुड बी, कर लेना चाहिए, कैसा होना चाहिए। गवर्नमेंट को गरीबों को फ्री में भोजन देना चाहिए, है ना। ये चीज अगर ऐसी चीज आ रही है तो ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है? व्हाट शुड बी से रिलेटेड है। शुड बी वर्ड आ जाए या ऑट टू बी वर्ड जैसा आ जाए या ओपिनियन कुछ आ जाए, जजमेंट आ जाए, तो ऐसी चीज को अपन क्या बोल देंगे? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस बोल देंगे। इसके लिए लाइन क्या आती है? ट्राइज टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें था डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन कैसे कर रहे हैं, और ये जो डिफरेंट मैकेनिज्म है डिमांड एंड सप्लाई वाले, वो हमारे लिए सही है या नहीं है, डिजायरेबल है या नहीं है, इसकी अगर बात कर रहा है तो वो किस में बात करेगा भैया? वो नॉर्मेटिव में बात करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा जा सकता है। अभी आप लोगों का प्री बोर्ड का दौर चल रहा है, मेरे हिसाब से सभी स्कूलों में ऑलमोस्ट में यही चल रहा है, प्री बोर्ड चल रहे हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर ये बोले डिफरेंट मैकेनिज्म डिजायरेबल और नॉट, तो भैया नॉर्मेटिव है। मैकेनिज्म फंक्शन किस तरह से कर रहा है, तो कौन सा है? कौन सा है? पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस है। फिर अपन बात करते हैं, एक सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव इकोनॉमी जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है हर चीज को एक्सप्लेन करके बताता है। हर चीज को क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन किस चीज से? कोज एंड इफेक्ट के साथ में बताता है भैया, कारण बताता है कि कोई चीज किस वजह से हुई है। अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो भैया इसके पीछे रीजन, आपने स्टडी बहुत अच्छी करी होगी, इस वजह से इसको क्या बोला गया है? कोज एंड इफेक्ट रिलेशन बोला गया है, कि भैया जिस चीज का कोज है उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ जरूर आना है, ठीक है। और ये जो होती है इसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, तो इसको प्रिस्क्राइब्ड इन नेचर बोलते हैं। प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्टिव होता है, प्रिस्क्राइब्ड इन नेचर कौन होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। तो ये आपका मैंने सिंपल सा मामला यहाँ पे समझा दिया, आप देख लेना इसको। अब इससे रिलेटेड डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसी से डिफरेंस निकल के आएगा भैया। वैल्यू जजमेंट पास कौन करता है? वैल्यू जजमेंट कौन बताएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड, इसके दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं। ये रहा टॉपिक है, अपन ने जब स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ा तो डिफरेंस वाला मैं बार बार बोलता हूं, डिफरेंस वाला आपको समझ में आना चाहिए भैया। वही फॉर्मेट फिक्स है, देख लो, सीरियल नंबर, बेसिस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मीनिंग है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक किस चीज की स्टडी करता है? बेस्ड किस चीज पे? डेटा एंड फैक्ट पे बेस्ड होता है। डेफिनेशन वहां से उठा लेना, आपको अगर प्रॉपर एग्जाम में लिखना है तो वहां से लिख सकते हो अभी डेफिनेशन से। फिर है बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड वैल्यू जजमेंट, तो वैल्यू जजमेंट राय देना, किसी चीज पे ज्ञान देना। अगर ज्ञान की बात करता है, राय दे रहा है वो, ओपिनियन दे रहा है, तो वो किस चीज से रिलेटेड है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ व्हाट एक्चुअली इज, रियल में क्या है, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था। व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, इसका मतलब ये शुड बी, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये चीज पे बात करता है। फिर तीसरा है नेचर कैसा होता है इसका, मैंने बोला ये डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहा है। और ये कैसा होता है? प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है ओपिनियन। आप जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको जो स्लिप बना के देता है उस पे वो प्रिस्क्राइब्ड करता है आपको कि आपको ये दवाई ले लेनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। तो वो कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहा है? वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस की बात कर रहा है, इकोनॉमिक एनालिसिस की बात कर रहा है, नॉर्मेटिव वाले की। लास्ट पॉइंट है इसका, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अभी बताया था इसमें। और ये किस पे है? ये इंडिविजुअल जजमेंट या ओपिनियन पे बात करता है भैया। तो इसमें बस सिंपल सिंपल से कीवर्ड है, वो कीवर्ड पकड़ के आपको रखना होता है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपर इस चैप्टर के बाद में करवाऊंगा, उसमें आपको मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा हर ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये यहां से क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक आएगा अपना, इस चैप्टर का पीपीसी, लास्ट चैप्टर आएगा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये राजी पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसी को
इसी को पीपीएफ भी बोला जाता है, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीसी बोल दो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोल दो। देखो भैया क्या चीज है, ये एक प्रोड्यूसर के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरह से मैक्सिमम आउटपुट कर सकता हूं, कितनी पॉसिबिलिटी है मेरे पास में, उस पॉसिबिलिटीज को शो करने के लिए जो डायग्राम बनाया जाता है उसको मैं क्या बोलूंगा, पीपीसी बोलूंगा। देखो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं, पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है पीपीसी को। डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन, इट इज ए कर्व, ये एक कर्व है, पीपीसी एक कर्व है जो क्या डिपिक्ट करता है, डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना, जो किस बात को दर्शाता है, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, all the possible combination of two goods that can be produced in a given economy with given resources and technology। देखो भैया क्या बोलना चाह रहे हैं, इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज गिवन है आपके पास में, जो मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज से आप मैक्सिमम कितना आउटपुट तैयार कर सकते हो, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट एक वर्ड होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। देखो मेरे पास में ये पॉसिबिलिटी है, मैं कॉटन का ये एक सेट बना लिया मैंने, कॉटन और कॉर्न का, इस सेट को इस सेट को इस सेट को ये जितने भी सेट है, जिस डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल दूंगा, ठीक है ना। तो पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बनाते हैं अपन, इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो डेफिनेशन याद हो जाएगी आप लोगों को, डेफिनेशन क्या हो जाएगी पीपीसी कर्व की, क्या है, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, कि भैया मैं गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम कितना आउटपुट तैयार कर सकता हूं, उसको मैं क्या बोलता हूं, पीपीसी बोलता हूं। अब एक शेड्यूल दे रखी है पीपीसी की, देखें भैया पीपीसी की शेड्यूल देखो क्या है, मेरे पास में दो गुड्स की बात करी थी, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, एक तो मैं कॉटन का प्रोडक्शन कर रहा हूं, एक कॉर्न का प्रोडक्शन कर रहा हूं, कॉटन और कॉर्न का प्रोडक्शन चल रहा है, मेरे पास में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, मेरे पास में कैपिटल और लेबर्स जो है वो लिमिटेड है, तो उसका मेरे को यूज करना है। पहले मैं कॉम्बिनेशन नंबर 1 उठाता हूं, उसमें मैं मेरे सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो किसके प्रोडक्शन पे लगा दिए, कॉटन के प्रोडक्शन पे लगा दिए। तो सीधी सी बात है यार, मैंने मेरे सारे रिसोर्सेज जब कॉटन पे लगा दिए तो मैं कॉर्न का प्रोडक्शन क्या करूंगा, जीरो करूंगा, सारे उस पे लगा दिए तो मेरे पास कुछ ही नहीं बचेगा। फिर मैंने कॉम्बिनेशन नंबर 2 लिया कि यार नहीं ऐसा नहीं है, मैं कॉटन का भी प्रोडक्शन करना चाहता हूं, कॉर्न का भी करना चाहता हूं, तो भैया मेरे को अगर मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक क्वांटिटी कॉर्न की एडिशनल बढ़ानी पड़ेगी, तो मेरे को कॉटन का रिडक्शन करना ही पड़ेगा, कॉटन को रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर मैंने तीसरा ऑप्शन लिया, एक और प्लस किया, इधर से माइनस चल रहा है, एक और प्लस किया, इधर माइनस करना पड़ेगा, इधर प्लस किया, इधर माइनस करना पड़ेगा। तो आपने देख रहे हो कि मेरे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको मैं किस तरह से एडजस्ट कर रहा हूं, यही तो होता है पॉसिबिलिटी या पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स का, ठीक है। ये आपकी शेड्यूल है, इस शेड्यूल से आपका डायग्राम बन जाएगा। पीपीसी का डायग्राम अगर मैं बनाऊं, यहां पे पीपीसी का डायग्राम शो करूंगा, ये डेटा इस पे प्रेजेंट हो जाएंगे, ये पीपीसी का डायग्राम बन जाएगा। कोई दिक्कत है, यहां पे कॉर्न का प्रोडक्शन दिखा दो और यहां पे कॉटन का प्रोडक्शन दिखा दो, ठीक है। तो कॉर्न और कॉटन का जो प्रोडक्शन है, इसका मैक्सिमम, कॉटन का मैक्सिमम ये था, तो कॉर्न का 0 प्रोडक्शन था। अगर आप कॉर्न का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तो सीधी सी बात है आपको किसका रिडक्शन करना पड़ेगा, कॉटन वाले का रिडक्शन करना पड़ेगा। अब इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्या, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, बताओ पीपीसी कर्व की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ये होता है कॉनकेव, कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये आपको ध्यान रखना है बस, ये सिंपल सी बात है। इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, मैं आपको फीचर्स इस पे जो लिखे हुए हैं उसको रीड कर लेते हैं अपन फटाफट, क्या फीचर्स है देखो। इसके फीचर्स और क्या क्या इस पे बात करना चाह रहा है वो अपन देख लेते हैं।
सबसे पहला फीचर दे रखा है कि जो स्लोप होता है पीपीसी का, जो स्लोप होता है, स्लोप पीपीसी का स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट होता है। ये रहा डायग्राम, फिर से बना देता हूँ। ये लो, ये पीपीसी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पीपीसी का डायग्राम तो आप ये पीपीसी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा शेप कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है, मैंने बताया था कॉनकेव टू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये, यहां से अगर आप देखते हो तो ये कैसा लगता है, कॉनकेव लगता है। तो कॉनकेव टू द ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्वेश्चन आता है भैया, आपसे बोलेगा पीपीसी कर्व की शेप कैसी होती है। पीपीसी कर्व जो होता है कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। क्यों, उसका रीजन क्या, रीजन बता देना, इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, एक एडिशनल यूनिट आपने कोण की गेन करने के लिए कॉटन का जो रिडक्शन किया है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये जो रिड्यूस्ड आप क्वांटिटी कर रहे हो, रिडक्शन ही आपका क्या होता है, एमओसी होता है। आप देखो इसको पीछे वाले अगर इंडेक्स में आप इसको देखना चाहो, एमओसी लिखा हुआ देखो, ये रहा 1 2 3 4। ये क्या है, एक की एडिशनल गेन करने के लिए कॉटन का जो रिडक्शन किया जा रहा है, इसका मतलब एमओसी की रेट कैसी होती है, इंक्रीजिंग रेट। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंक्रीजिंग की वजह से होता है कि डिक्रीजिंग की वजह से। कॉनकेव जो होता है वो इंक्रीजिंग रेट की वजह से होता है, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्या पीपीसी कर्व शिफ्ट हो सकता है क्या, बिल्कुल। पीपीसी कैन शिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बोल रहा है ये जो पीपीसी है, क्या ये पीपीसी इधर शिफ्ट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्या इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई या रिसोर्सेज और एक्स्ट्रा आ गए तो आप आउटपुट ज्यादा कर लोगे। या टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन हो गया, कमी आ गई, गिरावट आ गई टेक्नोलॉजी में, रिसोर्सेज में कमी हो गई, तो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। तो आपसे बोला जाए रिसोर्सेज की वजह से चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है की डेफिनेशन है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी की और एजम्पशंस है। सबसे पहले इसकी एजम्पशंस अपन पढ़ लेते हैं। देखो एजम्पशन क्या बोल रहा है, इससे रिलेटेड कुछ एजम्पशंस है। पीपीसी की एजम्पशन पढ़ते हैं अपन, क्या बोल रहा है देखो। पीपीसी की एजम्पशन में है सबसे सिंपल सी, ये रहा, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। भैया पीपीसी अगर आपको कर्व ऐसा बनाना है, कॉनकेव टू द ओरिजिन आपको लेके चलना है, तो इसके लिए आपको एजम्पशन क्या लेना पड़ेगा, एजम्पशन आपको सबसे पहला ये लेना पड़ेगा कि केवल और केवल 2 गुड्स का ही प्रोडक्शन होगा। अपने एग्जाम्पल में एक तो कॉटन का और दूसरा किसका हुआ था, कॉर्न का, ये 2 का प्रोडक्शन होना चाहिए। तीसरा बोल रहे हैं रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन, कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, सारा का सारा रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो जाना चाहिए। ये आपका किस में आएगा, ये भी आपका इसके एजम्पशन में आ जाएगा। फिर अगर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एज्यूम टू बी कांस्टेंट, मतलब कि आप अगर पीपीसी ऐसा बनाना चाह रहे हो कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, ये उसकी एजम्पशन है। तो ये 3 एजम्पशन है, ये आप लोगों की एजम्पशन आप लोग देख लेंगे। तो आपका ये चैप्टर जो होता है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इस चैप्टर के अब तक एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए ना, अब तक एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में अपन नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।